बचे हैं, लेकिन सुबह के राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है। सभी राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी कमर कस ली है। कोई दल बदल रहा है तो कोई जनता के बीच अपनी पैठ बनाने में जुटा है। यूपी और उत्तराखंड में सक्रिय राजनीतिक दल मंथन में जुट गए हैं। रणनीति तैयार हो रही है, बिसातें बिछाई जा रही हैं। कोई मंच पर तो कोई सड़क पर खड़ा होकर घोषणाएं कर रहा है, वायदे कर रहा है, क्योंकि सभी की मंजिल एक है और वो है मिशन 2022। क्योंकि सत्ता इतनी आसानी से हाथ नहीं आती। आज इसी को लेकर हम आपको हरिद्वार की मंगलौर विधानसभा और मैनपुरी की सदर विधानसभा सीट की राजनीतिक रिपोर्ट दिखाएंगे। और अब बात करेंगे विधायक जी ने क्या किया। मंगलौर विधानसभा सीट उत्तराखंड के हरिद्वार जिले में आती है। 2017 में मंगलौर में कुल 38.62% वोट पड़े थे। 2017 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से काजी मोहम्मद मोइनुद्दीन ने बहुजन समाज पार्टी के सर्वांत करीम अंसारी को 2668 वोटों से हराया था। मंगलौर विधानसभा सीट उत्तराखंड की अहम विधानसभा सीट है। इस बार मंगलौर विधानसभा सीट के परिणाम किस पार्टी के पक्ष में होंगे, ये जनता को तय करना है। 2022 का चुनावी रण तैयार। हरिद्वार की मंगलौर विधानसभा सीट के दिल में क्या है? मंगलौर विधानसभा सीट से कौन मारेगा बाजी? कितना उम्मीदों पर खरे उतरे विधायक? मंगलौर विधानसभा सीट पर सबकी निगाह। मंगलौर सीट से भाजपा के काजी निजामुद्दीन है विधायक। किसके सर सजेगा 2022 का ताज? मंगलौर विधानसभा सीट उत्तराखंड की महत्वपूर्ण विधानसभा सीट है, जहां 2017 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने जीत दर्ज की थी। मंगलौर विधानसभा सीट उत्तराखंड के हरिद्वार जिले में आती है। 2017 में मंगलौर में कुल 38.62% वोट पड़े थे। 2017 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से काजी मोहम्मद मोइनुद्दीन ने बहुजन समाज पार्टी के सर्वांत करीम अंसारी को 2668 वोटों के मार्जिन से हराया था। उत्तराखंड की मंगलौर विधानसभा में कांग्रेस और बसपा का कड़ा मुकाबला रहता है, जबकि भाजपा के लिए मंगलौर विधानसभा सीट टेढ़ी खीर बनी हुई है। उत्तराखंड राज्य के गठन के बाद साल 2002 में अस्तित्व में आई मंगलौर विधानसभा सीट पर जनता ने अपना प्रतिनिधि के तौर पर बसपा के उम्मीदवार काजी निजामुद्दीन को चुना। 2007 में भी मंगलौर की जनता ने काजी निजामुद्दीन पर ही भरोसा रखा। उसके बाद 2012 में कांग्रेस का दामन थामने के बाद काजी निजामुद्दीन अपने प्रतिद्वंदी हाजी सरवत करीम अंसारी से चुनाव हार गए। 2017 के बाद एक बार फिर काजी निजामुद्दीन को मंगलौर की जनता ने 2667 वोट की शानदार जीत के साथ विधायक के रूप में चुना। बसपा प्रत्याशी हाजी सरवत करीम अंसारी दूसरे नंबर पर रहे थे और भाजपा प्रत्याशी ऋषिपाल बालियान को तीसरा स्थान मिला था। 2017 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को 31,352 और बसपा प्रत्याशी हाजी सरवत करीम अंसारी को 28,684 वोट मिले थे। 2017 में मंगलौर विधानसभा सीट पर मतदाताओं की संख्या 91,769 थी। मंगलौर विधानसभा मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है। लगभग मंगलौर में 40,000 के करीब वोटर हैं। कस्बे से हटकर 36 गांव से मिलकर बनी विधानसभा में करीब 1,20,000 मतदाता शामिल हैं। काजी निजामुद्दीन उत्तराखंड के एक राजनेता हैं और उत्तराखंड विधानसभा की तीसरी अवधि सदस्य हैं। निजामुद्दीन मंगलौर का प्रतिनिधित्व करते हैं। काजी निजामुद्दीन के पिता काजी मोहम्मद मोइनुद्दीन राज्य के पहले प्रोटेम स्पीकर रहे। उनका राजनीतिक प्रभाव न केवल उत्तराखंड में था बल्कि पड़ोसी राज्यों पर भी था। काजी मोइनुद्दीन उत्तराखंड बनने से पहले यूपी के समय 6 बार विधायक और 2 बार मंत्री रहे। विरासत की राजनीति संभालने वाले निजामुद्दीन अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव हैं और राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सह प्रभारी के रूप में कार्यरत रहे।
2017 में उन्हें राष्ट्रीय निकाय की कोर टीम में शामिल किया गया था, जिसमें राजस्थान चुनाव में पार्टी की बड़ी जिम्मेदारी भी दी गई। आगामी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस उत्तराखंड प्रदेश में अपनी सत्ता काबिज करने में जुटी है। ऐसी स्थिति में कांग्रेस प्रत्येक विधानसभा में जनता के बीच अपनी मजबूती पेश करने की कवायद में लगी हुई है। खासकर मंगलौर की बात करें तो यहाँ 1950 की नगर पालिका है। 70 साल बीत जाने के बाद भी जो विकास मंगलौर के लिए होना चाहिए था, वो अभी भी जनता की जरूरत बनी हुई है। मंगलौर विधानसभा की जनता ने एक बार फिर काजी निजामुद्दीन पर विश्वास जताने के दावे कर रहे हैं, जबकि कुछ उनके विकास कार्यों को लेकर सवालिया निशान भी उठा रहे हैं। वहीं आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर के न्यूज संवाददाता अकील अहमद ने जनता के बीच जाकर उनसे बातचीत की। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव का बहुत कम समय बचा है। सभी पार्टियों के नेता गांव-गांव जाकर अपनी पार्टी का प्रचार करने में जुड़े हैं। बात करें मंगलौर विधानसभा की, तो मंगलौर विधानसभा उत्तराखंड बनने के बाद 2002 में लक्सर विधानसभा सीट से अलग होकर मंगलौर विधानसभा बनी थी और 2002 में हुए चुनाव में तो संसद में जो 3 कृषि कानून हैं वो पास हो गए हैं, लोकसभा से भी पारित हो गया और राज्यसभा से भी अब राष्ट्रपति के पास भेजा गया। इसी बीच राहुल गांधी क्या कुछ कह रहे हैं आपको? जो 700 किसान जिन्होंने अपनी जान दी, उनके बारे में डिस्कशन होना था। डिस्कशन ये भी होना था कि ये जो किसानों के खिलाफ कानून बनाए गए, इसके पीछे किसकी शक्ति थी, कौन सी शक्ति थी, ये क्यों किए जा रहे थे, क्यों बनाए गए। डिस्कशन एमएसपी पे भी होना था और जो किसानों की समस्या है उस पे होना था। लखीमपुर खेरी और इनके जो होम मिनिस्टर हैं उन पर डिस्कशन होना था, वो तो सरकार ने होने नहीं दिए। मगर सरकार के दिमाग में थोड़ा सा कंफ्यूजन है। वो सोचती है कि जो गरीब लोग हैं, किसान लोग हैं, मजदूर लोग हैं, उनमें कोई शक्ति नहीं है, उनको दबाया जा सकता है। और इस एपिसोड में यह दिखाया है कि किसानों को, मजदूरों को, गरीब लोगों को, कमजोर लोगों को हिंदुस्तान में दबाया नहीं जा सकता। अंग्रेजी में बोल We had mentioned earlier that the farm laws would have to be withdrawn, and we had said it because we understood that the might of 3 or 4 large crony capitalists cannot stand against the might of the Indian farmer and the Indian laborer, and that has come true. What is unfortunate is how the bills have been repealed without any discussion, without any conversation. We wanted to have a conversation about the forces behind these bills, because these bills do not just reflect the view of the Prime Minister. These bills reflect the power behind the Prime Minister, the power of people and forces behind the Prime Minister, and that is what we wanted to discuss. Who actually is behind these 3 bills? What are the forces that are behind these 3 bills? We wanted to discuss MSP. We wanted to discuss Lakhimpur Kheri. We wanted to discuss the 700 farmers who died in this agitation. And unfortunately, that discussion has not been allowed. This is a reflection of the fact that the government is terrified of having this discussion. The government wants to hide. The government does not have the guts to stand up for itself. And it is quite unfortunate. सर, आप लोग इस पूरे आंदोलन में 2-3 मांग पहले भी थी आपकी। पहले जैसे कि एमएसपी की गारंटी मिले, दूसरी की जो गृह राज्य मंत्री हैं अजय मिश्रा टेनी, उनका इस्तीफा हो। क्या इस कानून को वापस लेने से अब आपकी ये मांग खत्म हो गई? ये इस पर अभी आपका प्रदर्शन धरना है, मांग ये तो देखिए, ये जो 3 कानून थे, ये किसानों पर आक्रमण था, मजदूरों पर आक्रमण था। मगर किसानों और मजदूरों की जो डिफिकल्टीज हैं, मुश्किलें हैं, वो एमएसपी, कर्जा माफी, वो लंबी लाइन है, लंबी लिस्ट है, और वो अभी तक मतलब उनकी मांगे हैं और उनका हम समर्थन करते हैं। सर, बीजेपी का ये कहना है सर कि जब प्रधानमंत्री ने राष्ट्र के नाम संबोधन में
माफी मांग ली और आप जब तीनों कृषि कानून वापस हो गए लोकसभा और राज्यसभा में, तो जरूरत क्या है? तो फिर सांसद की क्या जरूरत है? तो बंद कर देते हैं, बंद ही कर दो। फिर प्राइम मिनिस्टर को जो कहना है कह दें, जो कानून बनाना है बना दें, तो इसका क्या मतलब? राहुल जी बंद ही कर लो। राहुल जी बहुत हुई है, वो 700 आदमी के लिए आप लोग कुछ कदम चलाएंगे? सेंट्रल गवर्नमेंट से बीजेपी गवर्नमेंट से चला रहा है, उससे कोई उनका राहत नहीं, आपने कहा कि प्रधानमंत्री ने माफी मांगी, इसका मतलब प्रधानमंत्री ने ये एक्सेप्ट किया कि उनकी गलती के कारण से 700 लोग मारे गए, उनकी गलती के कारण से ये जो पूरा आंदोलन हुआ है। तो फिर अगर उन्होंने गलती एक्सेप्ट कर ली है तो फिर कॉम्पनसेशन देना तो पड़ेगा। राहुल जी, आपने पहले कहा था कि तीनों कृषि कानून वापस लेने होंगे, सरकार ने हमको गतवा की बिल वापस ले। अब सवाल यह है, देखिए जिस प्रकार से लिया है इन्होंने, सबसे पहले इसमें किसानों का अपमान किया है। उन्होंने कहा है कि थोड़े से संगठन, थोड़े से किसान के संगठन, सेक्शन, एक सेकंड में पढ़ लेता हूं, A group of farmers are protesting against these laws. ये कोई ग्रुप नहीं है, ये हिंदुस्तान के सब किसान हैं। पहले आपने इनको खालिस्तानी कहा, अब आप इनको ग्रुप ऑफ फार्मर्स कह रहे हो। ये ग्रुप ऑफ फार्मर्स नहीं है, ये हिंदुस्तान के सारे किसान हैं और ये समझते हैं कौन सी शक्तियां इन पर आक्रमण कर रही है। सर आप लोग और किसी को भी किसानों के लिए क्या किसान संगठन के नेता अपनी बॉडी में बैठे हुए हैं, राहुल गांधी क्या अपील करेंगे किसान संगठनों से, क्योंकि संसद से अभी मैं किसान संगठन से क्या अपील करूंगा? उनसे कोई अपील करने की जरूरत नहीं है। मैं ये कह रहा हूं कि जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार किसान संगठन है क्या? उनने क्या गलती की है? उनके 700 लोग शहीद हुए हैं, उनको आपने मतलब 1 साल यहाँ बैठा रखा है, उनको घर नहीं जाने दिया आपने कहा कि गलती मेरी है, तो फिर आप कॉम्पनसेशन दो ना, और जो इनकी मांगे हैं उनको पूरा करो, एमएसपी पूरी उनको दो। भैया आपने पूछ लिया, अब बाकी लोग भी बैठे हैं यहाँ पे। This is not an isolated event. This is the thing to understand. Just now one of our journalists was asking me the question, why Parliament should exist. Right? He does not even understand the question he is asking. Because this entire instrument is captured by the same forces that are pushing the farm bill. It is the same forces that carried out demonetization. It is the same forces that put a flawed GST. तो राहुल गांधी का कहना है कि बिल तो आपने वापस ले लिए हैं, लेकिन चर्चा बहुत जरूरी थी कई सारे मुद्दों पर। हम रणभेरी 2022 की बात करेंगे, उससे पहले रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। प्रधानमंत्री जी के महासंकल्प को आत्मसात करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड सरकार जल जीवन मिशन को बेहतर तरीके से क्रियान्वित कर रही है। साथ ही राज्य के नागरिकों को सहभागी बनाकर हर घर में शुद्ध पेयजल पहुंचाने के लिए कृत संकल्पित है। राज्य की अधिकांश भूमि पहाड़ी होने की वजह से पानी की काफी समस्या हुआ करती थी। कई स्थानों पर तो पानी लाने के लिए बच्चों एवं महिलाओं को दूर तक जाना पड़ता था। जल जीवन मिशन से शुद्ध पेयजल की समस्या काफी हद तक दूर हुई है। जल जीवन मिशन के तहत हमारी ग्राम पंचायत में पानी की समस्या काफी हद तक खत्म हो चुकी है और सभी ग्राम वासियों के पास हर घर में नल और हर घर में जल है। अब घर में भरपूर पानी आने से स्थानीय लोगों ने घर में ही पर्यटकों के लिए होम स्टे जैसी सुविधाएं प्रारंभ कर दी हैं, जो पर्यटकों के लिए ठहरने का बेहतर विकल्प भी है।
स्थानीय लोगों के लिए आजीविका का एक जरिया बना है। हमारे यहाँ पहले 1-2 होम स्टे हुआ करते थे और उनके लिए वो लोग टैंकर से पानी डलवाते थे, लेकिन अब सभी को पानी पर्याप्त मात्रा में मिल रहा है तो सभी ने होम स्टे बनाने शुरू कर चुके हैं और लोगों को इससे काफी फायदा है। राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों के लगभग 15 लाख घरों में से 7 लाख से अधिक घरों को नलों से जोड़ा जा चुका है। शहरी क्षेत्रों में लगभग 12 लाख घरों में से 5 लाख से अधिक घरों को पेयजल योजना से जोड़ा जा चुका है। उत्तराखंड सरकार द्वारा दिसंबर 2020 तक हर घर तक शुद्ध पेयजल पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में जल जीवन मिशन राज्य में आजीविका के नए आयाम रचते हुए पलायन को विराम दे रहा है, साथ ही आत्मनिर्भरता की संकल्पना को भी साकार कर रहा है। जल जीवन मिशन, हर घर खुशियां, हर घर जल। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। चलो यहाँ पर सही से स्पेलिंग है। पूजा, मैं मार्केट से आता हूँ। मिस्टर, कार की चाबी? नहीं, मैं पैदल ही जाऊंगा। पापा, not bad। हाँ यार, अपनी दिल्ली सरकार बोलती है कि पॉल्यूशन कम करने के लिए हफ्ते में एक बार अपनी गाड़ी से एक ट्रिप कम करें और उसकी बजाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट या कारपूल का इस्तेमाल करें। इट्स अ स्मॉल रिक्वेस्ट, मेक सेंस, नो? यस, और ये बात मैं आपसे कब से कह रही थी, लेकिन मैं हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रही थी। यू नो व्हाट, मैं भी यही सोच रहा हूँ कि जब दिल्ली सरकार और घर की सरकार एक ही बात बोल रही है तो सुन ही लेना चाहिए। चलो यू गाइस कैरी ऑन, मैं चलता हूँ, बाय। बाय पापा। एक हफ्ते में आप जितनी बार गाड़ी निकालते हैं, अब से बस एक बार कम निकालें। बस एक ट्रिप कम, आप मिलकर अपने हिस्से का पोल्यूशन कम करें। हफ्ते में गाड़ी का बस एक ट्रिप कम करें। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूँ, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं रणभेरी 2022। देश का सबसे बड़ा प्रदेश 2022 के विधानसभा चुनाव के लिए तैयार हो रहा है। एक तरफ योगी सरकार अपने मैनिफेस्टो के कामों को पूरा करने में लगे हुए हैं, वहीं विरोधी दल विधानसभा वार जनता के बीच रहने वाले चेहरों की तलाश में जुट गए हैं। सभी दल अपने अपने नेताओं का फीडबैक संगठन के माध्यम से ले रहे हैं। उत्तर प्रदेश की मैनपुरी सदर में भी नेताओं ने ताल ठोकना शुरू कर दिया है। यह सीट 2017 के विधानसभा चुनाव के परिणाम को लेकर सुर्खियों में रही है। हमारे संवाददाता ने ग्राउंड जीरो पर जाकर आम जनता से जाना है विधायक जी ने कौन से विकास कार्य कराए हैं। मैनपुरी उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण विधानसभा सीट है। ये सीट समाजवादी पार्टी का गढ़ मानी जाती है। 2017 के विधानसभा चुनाव में भी समाजवादी पार्टी ने जीत दर्ज की थी। अब इस बार मैनपुरी विधानसभा सीट के परिणाम किस पार्टी के पक्ष में होंगे, ये तो 2022 में जनता तय करेगी। लेकिन अगर मैनपुरी की बात करें तो राम लहर और मोदी लहर के बावजूद 1996 से लेकर अब तक ये लोकसभा सीट समाजवादी पार्टी के पास ही है। इसका असर विधानसभा चुनाव में देखने को मिलता है। यही कारण है कि 2017 के विधानसभा चुनाव में भाजपा ने जहां पूरे प्रदेश में शानदार प्रदर्शन किया, लेकिन मैनपुरी सीट से अपने प्रत्याशी को हार से नहीं बचा पाई। राजनीतिक गलियारों में समाजवादी पार्टी का पावर सेंटर माने जाने वाला मैनपुरी आगरा मंडल के 4 जिलों में से एक है। इस जिले में 4 विधानसभा सीटें हैं, मैनपुरी सदर, करहल, भोगांव और किशनी। 2017 के विधानसभा चुनाव में मैनपुरी में समाजवादी पार्टी से राजकुमार उर्फ राजू यादव ने भारतीय जनता पार्टी के अशोक कुमार को 8,831 वोटों के अंतर से हराया था। इस संसदीय क्षेत्र से मुलायम सिंह यादव सांसद है। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के प्रेम सिंह शाक्य को 94,000 वोटों से हराया था। विकास कार्य तो ऐसा कुछ नहीं हुआ है मैनपुरी में, जैसा होना चाहिए। लोगों की समस्याएं हैं अभी,
और इंडस्ट्री वगैरह लगनी चाहिए जिससे कि लोगों को रोज़गार मिले। जो हमारा युवा है जो बाहर चले जाते हैं उनको यहीं रह के रोज़गार मिले, जिससे व्यापार में उन्नति हो, लघु उद्योग लगें, इस तरह की बाकी मेडिकल कॉलेज वगैरह बने। रणभेरी 2022 में आज के लिए इतना ही। बने रहिए के न्यूज इंडिया के साथ। नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक करता है गोल्डी मसाले। और स्वाद ऐसा तो रिश्तों में गुस्सा कैसा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। भारत माता की, हमारे देश के वीर जवानों की जय हिंद। हमारे देश के महान सेनानियों और सैनिकों के अमर बलिदान और उनके समर्पण को प्रणाम करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने इनके सम्मान में महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। उत्तराखंड से द्वितीय विश्व युद्ध की वीरांगना एवं वेटरन की पेंशन को 8,000 रूपए से बढ़ाकर अब प्रतिमाह 10,000 रूपए कर दिया गया है। सैनिकों और पूर्व सैनिकों के बच्चों के लिए छात्रावास। हरिद्वार में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी सदन का निर्माण। शहीद हुए सैनिक और अर्धसैनिक बलों के आश्रितों की अनुदान राशि 10 लाख से 15 लाख रुपए करने जैसी महत्वपूर्ण घोषणाएं हमारे वीर सैनिकों और उनके परिवारों के लिए उत्तराखंड सरकार का समर्पित प्रयास है। सैनिकों के संग हैं हम, उत्तराखंड है हम। सुबह के लिए उड़ चला गैरों की जमीन पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। रुमर बोलो जुबान केसरी। कोर्ट कचहरी के ना लगे चक्कर, सबसे अधिक यही है बेहतर। लेकिन बढ़ ही जाए पाला तो कहां जाए, क्या करें? घबराए नहीं, अब हर मुश्किल होगी आसान। ये न्यूज इंडिया, वकील आपका देगा समाधान। कीजिए कॉल, पूछिए अपने सवाल। 0512 23900031 और 0512 23900032। वकील आपका, हर रविवार दोपहर 3 बजे केवल के न्यूज इंडिया पर। विधायक जी के दावों की क्या है हकीकत? कितनी हकीकत, कितना फसाना? जनता की उम्मीदों पर कितना खरे उतरे विधायक जी? एक एक सीट का हिसाब के न्यूज पर रोजाना दोपहर 2:30 बजे। विधायक जी ने क्या किया? आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। लोकसभा के बाद अब राज्यसभा में भी पास हुआ कृषि कानून वापसी बिल। राज्यसभा में ध्वनि मत से पास हुआ बिल।